नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले अखिलेश जो है वो फिलहाल तमाम तरह के प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल कोई एक रणनीति पार्टी ने तय नहीं करी है। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी जहां एक तरफ मैनपुरी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है, तो वहीं उसका फोकस अब दलित वोट बैंक की तरफ भी शिफ्ट हो चुका है। कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लखनऊ से लेकर कोलकाता जाने तक मंच तक जो तस्वीरें दिखी, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इस रणनीति की झलक जो है वो साफ नजर आती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंथन 2024 को लेकर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यकारिणी की बैठक में मैनपुरी मॉडल की भी खूब चर्चा रही, क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में सपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, उसमें अहम भूमिका दलित वोट बैंक को माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि मैनपुरी ही नहीं बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली, उसमें दलित खास तौर पर जाटव समाज की भूमिका काफ़ी अहम रही है। और अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 50 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता हुआ नज़र आ सकता है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अब अपना फोकस जो है वो समाज से आने वाले 2 वरिष्ठ नेताओं पर कर दिया है, जिसमें एक हैं अवधेश प्रसाद, जो आपको अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आएंगे, वो पासी बिरादरी से आते हैं। और दूसरे की अगर बात करी जाए तो वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजी लाल सुमन, जो जाटव समाज से आते हैं। अब पार्टी ने यह तय किया है कि इन्हें दलित फेस के तौर पर आगे रखा जाएगा। इसकी शुरुआत भी कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हो चुकी है, जहां दोनों को मंच पर जगह दी गई, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे तमाम नेताओं को तरहीस नहीं दी गई। चाहे विधानसभा की बात हो या फिर पार्टी की बैठकों में और बात हो या फिर कोलकाता की बैठक की ही बात कर ले, अवधेश प्रसाद तो हर वक्त आपको अखिलेश यादव के साथ उनके बगल में बैठे हुए नजर आएंगे। कभी जिस तरह राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के साथ साय की तरह चलते हुए नजर आते थे, अब अवधेश प्रसाद आपको नजर आने लगे हैं और आगे भी नजर आएंगे। इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अवधेश प्रसाद अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वहीं रामजी लाल सुमन नेताजी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कई बार वो पार्टी की कमियों को लेकर भी सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रख चुके हैं। आपको ये भी बता दें, सपा जो कभी MY समीकरण पर चुनावी रणनीति तैयार करती थी, अब उसके दलित वोट बैंक पर शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो करीबन 11% जाटव समाज का वोट है, 3% पासी समाज का वोट है, इसके अलावा 2% अन्य दलित समाज का वोट बैंक भी है। इसलिए सपा को लगता है कि साल 2022 में इस तरीके से बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 12% रह गया है, इसका फायदा वो 2024 में ज़रूर उठा सकते हैं। सपा जानती है कि 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी को जो जीत मिली, उसमें दलित वोट बैंक की भूमिका क्या रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे तो बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। वहीं बीजेपी का ऐसा कहना है कि सपा की हकीकत पिछड़ा और दलित समाज अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए इस समाज ने उनसे दूरी बनाकर रखी है। सपा केवल इसलिए सत्ता हासिल करना चाहती है ताकि वो अपने निजी स्वार्थ को पूरा कर सके। बीजेपी ने यूपी में बीते 4 साल में अपनी रणनीति दलित वोट बैंक को साथ कैसे रखा जाए, इसके इर्द गिर्द ही बनाई है और अब सपा भी यही करने की तैयारी जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। इस वोट बैंक में सेंधमारी करके बीजेपी को हराया जाए। बसपा की उसके कोर वोटर के बीच ही स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में सपा की नज़र अब इस वोट बैंक पर लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ये चुनाव नहीं हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण जो है वो चुनाव करा दिया जाए, लेकिन जो योगी सरकार है वो इस मूड में नजर नहीं आई। योगी सरकार ने तुरंत एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। अब उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट जो है वो जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अप्रैल से लेकर मई में चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा ट्रायल हो सकता है।
क्योंकि चुनाव की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसका इंतजार कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं मायावती, जिनको अखिलेश लगातार, और बीजेपी भी झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद वो यही कर रही हैं कि चुनाव में जाकर देखा जाए कि उनका वोट प्रतिशत क्या है, जनता जो है दलित वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो वो कितना उनके साथ है। क्योंकि मायावती की अगर बात करी जाए, बसपा पार्टी की बात करी जाए, तो 4 बार जो सरकार है उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। हालांकि हर बार ये दावा किया जाता है कि दलित वोट बैंक का उत्थान किया जाएगा, उन्हें समाज में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, बिरादरी में उनकी भूमिका बढ़ेगी। लेकिन ये जो वादे हैं कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं, क्योंकि बावजूद इसके 20 साल सरकार रह चुकी है। फिलहाल अगर दलित वोट बैंक की बात करी जाए, दलितों की बात करी जाए, तो उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार होता हुआ नजर नहीं आता। सभी पार्टियां जो है वो वोट ले लेती हैं और उनके बाद ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं, या फिर कहिए कि जो खास तौर पर दलित वोट बैंक है, दलित समाज है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। और उनकी उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं की बिरादरी से कोई नेता उठेगा तो उनका विकास करेगा। लेकिन मायावती ने कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है, ये जनता बेहतर कमेंट करके जो है वो बता सकती है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर जो है वो वापस संवाद कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट की थी और ये कहा था कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये देखना होगा कि तमाम कमेटी जो है वो जांच करे, और जांच करने के बाद जो है वो ये रिपोर्ट दाखिल करे कि आखिर किस बेस पर ओबीसी आरक्षण को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आपको ये भी बताते चले कि जातिगत जनगणना को लेकर भी लगातार राजनीति जारी है, और अखिलेश यादव पर मायावती ये आरोप लगाती हैं कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। और इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि साल 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान है उसमें ये भी रखा कि 10 साल बाद, हर 10 साल बाद जो है वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। मायावती की अगर बात करी जाए, वो भी सत्ता में रही लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। अगर यूपी में इसका फायदा कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उठाते हुए नजर आते हैं, यानी कि फिलहाल जो चुनाव है वो बिना आरक्षण के, खास तौर पर जातिगत जनगणना के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद अगर जातिगत जनगणना कराई जाती है तो फिर ये जो तमाम तरह का समाज है वो सोचेगा कि हमारा मसीहा जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। यानी कि 2024 के बाद ये जातिगत जनगणना हो सकती है। जो तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में होंगे और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर एक बार फिर बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी होगी। और अगर रणनीति की बात करी जाए तो बीजेपी इस बारे में ज़्यादा विश्वास रखती है कि जो उसका विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं चाहे किसी भी प्रदेश में हो, उनको खत्म कर दिया जाए, एक छत्र राज किया जाए और जनता को विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दे पर, खास तौर पर कानून की अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये कहा जाता है कि सुशासन के मुद्दे पर जनता लगातार वोट देती है। अखिलेश यादव के ऊपर तमाम जो विवाद हैं वो रहे और मुजफ्फरनगर दंगों का दाग अभी तक नहीं धुल पाया। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी को संभालते नजर आ रहे हैं, मायावती का दलित वोट बैंक कितना काम आएगा, क्या सरकार जो है वो मायावती की बनेगी या फिर त्रिशंकु चुनाव में किसको सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।